आज हम लोग जो है जो डिस्कशन लास्ट रिवीजन जो शुरू किए थे थर्ड यूनिट का सोलर एनर्जी का, तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर के बेसिस पे ही बहुत सारी सोलर एप्लीकेशंस हैं। सोलर एनर्जी को जो यूटिलाइज करके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम सोलर एनर्जी का फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं। तो वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशन रिलेटेड विद सोलर एनर्जी इन दिस टॉपिक। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सोलर कुकर। तो डिटेल में तो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके जो मेन मेन पॉइंट है वो हम करेंगे। तो हम जो है जो कोयला, केरोसिन और कुकिंग गैस और फायरवुड डंग और ये सारी चीजें से जो हम गांव में खाना बनाते थे, तो इसको रिप्लेस करके अगर हम सोलर कुकर का यूटिलाइज करें ऐसी जगहों पर जहाँ पे हमें सोलर एनर्जी बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, 11 महीने 11.5 महीने और दिन में काफी मात्रा में सोलर एनर्जी मिलती है, तो वहां पर हम सोलर कुकर का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम बहुत सारा कोयला बचाएंगे, केरोसिन ऑयल बचाएंगे, गैस बचाएंगे। और जंगलों में जो लकड़ियां काट करके लोग गांव में खाना बनाते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन से भी हम बच जाएंगे। और काऊ डंग, जो गाय के गोबर का यूटिलाइज करते हैं लोग, कंडा वगैरह पात के उससे जो खाना बनाते हैं, तो वो भी हमारा बच जाएगा। और वो गोबर हमारा बायोगैस प्लांट में या हमारे जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए खाद के रूप में हमारी मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के काम में आएगा। तो ये सोलर कुकर इसलिए यूज होता है। ठीक है। अब अगर हम सोलर कुकर यूज करते हैं, तो द डिपार्टमेंट ऑफ न्यू कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ने कैलकुलेट किया है कि अगर एक परिवार सोलर कुकर 275 दिन एक साल में यूज करता है, तो वो सेव करता है करीब 800 केजीज ऑफ फायरवुड और 65 लीटर ऑफ केरोसिन। The Department of New Conventional Energy Source has calculated that a family using a solar cooker 275 days a year would save 800 kgs of firewood or 65 liter और kerosene। और दूसरा एग्जांपल उसने दिया कि similarly an industrial canteen or a hostel mess using the larger community solar cooker which can cook for 20 to 25 people would save 400 kgs of firewood or 335 liter of kerosene per year। उसने एक एग्जांपल और दिया, अगर कोई इंडस्ट्रियल कैंटीन है जहां 20 से 25 लोग का खाना बनता है, तो वहां पे अगर हम सोलर कुकर यूज करते हैं, वो काफी बड़ा सोलर कुकर होता है जिसको कहते हैं कम्युनिटी सोलर कुकर। तो यहाँ पे हर साल कम से कम 400 किलोग्राम फायरवुड या 335 लीटर केरोसिन का बचत होता है। अब there are three types of solar cooker. Basically, there are three design of solar cooker. First one is flat plate box type solar cooker with or without reflector. तो ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? ये जो हमने सोलर कलेक्टर पढ़ा था, फ्लैट टाइप सोलर कलेक्टर, दिस इज बेस्ड ऑन द सेम टेक्नोलॉजी। दिस इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय फ्लैट प्लेट कलेक्टर। उसके बाद मल्टी रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर है। और थर्ड इज पैराबोलिक डिस्क कंसंट्रेटर टाइप सोलर कुकर। तो जितने तरीके के हमने सोलर कलेक्टर पढ़े थे, उसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हमारे सोलर कुकर्स हैं। तो फर्स्ट वन इज फ्लैट प्लेट बॉक्स टाइप डिजाइन। तो आपने फ्लैट से प्लेट कलेक्टर जो देखा था, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल उसी का डिजाइन है। बस इसमें जो ऑब्जर्वर प्लेट है, ऑब्जर्वर प्लेट के ऊपर यूटेंसिल रखे हुए हैं। तीन आप रेक्टेंगुलर शेप में देख रहे होंगे, तो ये यूटेंसिल है। यूटेंसिल क्या होता है? वो बर्तन होते हैं जिनके अंदर हम खाना पकाते हैं, जिनके अंदर हम खाना रख करके उन्हें बनाते हैं सोलर कुकर। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। ऊपर ग्लास ट्रे होगा, ग्लास शीट होगा, ग्लास शीट से रेडिएशन अंदर आएगा और वो क्या करेगा? एब्जॉर्बिंग ट्रे जो होती है उसको गर्म करेगा। और एब्जॉर्बिंग ट्रे के ऊपर यूटेंसिल होंगे, तो यूटेंसिल भी ब्लैक बॉडी होंगे और जो हमारी ट्रे है वो भी ब्लैक एंड होगी। दोनों काले रंग से पेंट किया हुआ होगा, जिससे कि मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्वेशन हो, सूरज से होने वाला रेडिएशन का मैक्सिमम एब्जॉर्वेशन हो। तो और उसके नीचे इंसुलेटिंग मटेरियल रहेगा जिससे कि हीट बाहर ट्रांसफर
ना होने पाए। Flat plate box type design is the simplest of all the design. This cooker allows solar radiation to enter through a double walled glass cover placed inside a blackened box, which is well insulated and made airtight. Maximum no low temperature with a single reflector reaches up to 160 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमें 160 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। डायग्राम सेम एज इट इज है जैसे प्लेट प्लेट करेक्टर का था, बस इसमें क्या है, एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर हमारे यूटेंसिल रखे हुए हैं जिनकी बॉडी भी ब्लैक कलर से पेंट होगी। ठीक, तो ये जो टेम्परेचर जो बॉडी हमारा एब्जॉर्बर प्लेट जो हीट एब्जॉर्ब करेगा थ्रू सोलर रेडिएशन, ये हीट ट्रांसफर होगी यूटेंसिल में और यूटेंसिल अपने आप से भी हीट ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से करीब 160 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें टेम्परेचर मिल जाता है। अब इसी में रिफ्लेक्टर है मल्टी रिफ्लेक्टर टाइप। तो इसमें देखिए आप जो है वो ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टर्स है। जो ब्लैक कलर की दो मोटी लाइंस आपको दिख रही हैं दो तरफ से, तो ये दो तरफ भी हो सकता है, चार तरफ भी हो सकता है, छह तरफ भी हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्टर है जो कि रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो इन मल्टी रिफ्लेक्टर टाइप 4 स्क्वायर और triangular or rectangular reflectors are mounted on the oven body. They all reflect the solar radiation into the cooking zone in which cooking utensils are placed. Temperature obtained is of the order of 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है या हमारा सर्कुलर बॉक्स है, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो क्या होगा, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स है इसमें चारों तरफ जो है रिफ्लेक्टर लगे रहेंगे, जो कि रिफ्लेक्टर या तो ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप में होता है और रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है। ये क्या करेगा, ये सारा रिफ्लेक्ट करके सारा रेडिएशन एक पर्टिकुलर जगह पे जो कि हमारा कुकिंग जोन होगा, जहाँ पे हमारे यूटेंसिल रखे होंगे, सारा का सारा रेडिएशन वहां पे कंसंट्रेट करेगा। और इसमें हमें जो है ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेगा जो रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमने पढ़ा था सोलर कलेक्टर। ये उसी टेक्नोलॉजी पे ये पर काम करेगा और इसमें हमें करीब 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मिलता है। नेक्स्ट वन इज पैराबोलिक। तो पैराबोलिक में हमने पढ़ा था डिश वाला जो कलेक्टर पढ़ा था जिसमें कि हमारे ग्लासेस लगे रहते हैं और ग्लासेस क्या होते हैं, वो पैराबोलिक शेप में जो होते हैं उसमें जितने भी ग्लासेस करीब 200 के आसपास ग्लासेस लगे होते हैं वो सब रिफ्लेक्ट करते हैं रेडिएशन को एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो हमारा जहां से तीन रॉड्स कनेक्टेड थे जिसमें कि हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो इन पैराबोलिक टाइप कुकर parallel sun rays are made to reflect on a parabolic surface and concentrated on a focus on which the utensil or cooking। तो कुकिंग पॉइंट देख रहे होंगे आप, ऊपर ये बड़ा सा बना हुआ है, तो कुकिंग पॉइंट एकदम सेंटर में है, ऊपर बना हुआ है और ये पैराबोलिक मिरर सारे पैराबोला में लगे रहेंगे, बहुत सारे मिरर 100-200 मिरर लगे रहेंगे, जो कि जब रेडिएशन होगा सोलर रेडिएशन तो ये सारा रेडिएशन कंसंट्रेट करेंगे उस कुकिंग पॉइंट पर और उस कुकिंग पॉइंट पे हमारा यूटेंसिल रखा रहेगा जिसमें कि हमें खाना बनाना है। तो इन पैराबोलिक टाइप कुकर parallel sun rays are made to reflect on a parabolic surface and concentrated on a focus on which the utensils for cooking are placed. The temperature of the order of 450 degrees Celsius can be obtained in which solar radiation are concentrated on a focal point. Principle of operation of solar cooker is shown in the figure। जैसे हमने ये मैं दिखाता हूँ पीछे डायग्राम होगा, ये जैसे हमने डिश कलेक्टर हमने पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पढ़ा था, तो सेम इसी पैटर्न पे वो हमारा
काम करेगा। पैराबोलिक डिश में क्या था, जो रिसीवर है उसमें क्या होगा, वो सारा कंसंट्रेट करेगा, कंसंट्रेटर जितने मिरर हैं सारे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेंगे वहां पे, सारी एनर्जी वहां पर जाएगी और वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि इससे जो पाइप लगे हुए हैं उनमें जो फ्लूइड बह रहा था वो गर्म हो जाएगा। यहाँ पे हमें सेम टेक्नोलॉजी यूज करके खाना बनाना है, तो ये जो हो गया हमारा कुकिंग पॉइंट। ठीक, तो कुकिंग पॉइंट पे सारे रेडिएशन कंसंट्रेट होकर पड़ेगा और यहाँ पे हमें टेम्परेचर मिलेगा 450 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस कैन बी ऑब्टेन्ड इन विच solar radiation are concentrated onto a focal point. Principle of operation of solar cooker is, you can see in the diagram. Now the design principle and construction detail of a box type. तो वो सारा कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं। सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसमें एब्जॉर्बिंग प्लेट लगा है जिसके ऊपर यूटेंसिल है, ऊपर से सनरेज आएंगी, रेडिएशन होगा और ग्लास से सनरेज होती हुई हमारी एब्जॉर्बर प्लेट को गर्म करेगी। एब्जॉर्बर प्लेट के नीचे हम इंसुलेटिंग मटेरियल भर देते हैं जिससे कि कंडक्शन ऑफ हीट ना हो, हीट जो है बाहर की ओर ट्रांसफर ना हो। The principle of operation of box type solar cooker is, you can see in the diagram, the solar rays penetrate through the glass covers and absorbed by a blackened metal tray kept inside the solar box. The solar radiation entering the box are of short wavelength. ठीक, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। टू ग्लास कवर्स आर प्रोवाइडेड टू मिनिमाइज द हीट लॉस। The loss due to convection is minimized by making the box airtight and by providing a rubber strip all around between the upper lid and the box के चारों ओर रबर का एक लेयर बना देते हैं और एयर टाइट होता है। ग्लास रखा रहता है वो रबर के उस पे रेस्ट करके रखते हैं जिससे कि एयर टाइट रहे, जरा भी एयर अंदर न जा पाए। और एब्जॉर्बिंग प्लेट के नीचे हम जो है मटेरियल कौन सा पढ़ते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल पढ़ते हैं, तो इस वजह से हमें मैक्सिमम टेम्परेचर प्राप्त होता है। ठीक, अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ है सोलर कुकर का। ठीक, द कुकिंग पॉट्स which are also blackened are placed inside with food material, get heat energy and food will be cooked in a certain period of time depending upon the intensity of solar radiation and material of insulation provided. The amount of solar radiation intensity can be increased by providing mirror or mirrors. तो हम जितने mirrors बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा रेडिएशन बढ़ता जाएगा, तो उसी हिसाब से टेम्परेचर घटता और बढ़ता है। ये डायग्राम दिया हुआ है एक नॉर्मल सोलर कुकर का। ऊपर देखिए रिफ्लेक्टिंग मिरर है, उसमें जितना भी रेडिएशन होगा रिफ्लेक्ट होके वो यूटेंसिल जहाँ पे रखा है वहां पे कंसंट्रेट करेगा और यूटेंसिल के ऊपर हमारा ग्लास कवर लगा हुआ है। तो इसकी जो विड्थ हाइट होती है वो 20 सेंटीमीटर है और विड्थ और डेप्थ इसकी 60 सेंटीमीटर है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है सोलर कुकर का। ठीक, the amount of solar radiation intensity can be increased by providing mirror or mirrors. The solar cooker is made up of inner and outer metal or tin box with double glass sheet on it. ये वुडन बॉक्स भी हो सकता है और मेटल से भी हम सोलर कुकर बना सकते हैं। ठीक, the absorber tray or blackened tray is painted black with suitable black point like black point. This point is dull in color and can withstand the maximum temperature attained inside the cooker as well as water vapor coming out of the heat. इस तरीके से ये वर्किंग प्रिंसिपल है सोलर कुकर का। बहुत आसान है, आप समझ चुके हैं कि कैसे हमें सारा रेडिएशन कंसंट्रेट होकर के एक पर्टिकुलर प्लेस पे देना है। उसी पर्टिकुलर प्लेस पे यूटेंसिल रखेंगे, यूटेंसिल जिसके अंदर हमें खाना पकाना होता है। This is the funda behind the solar cooker. Now the merits of solar cooker. सोलर कुकर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सोलर कुकर का पहला है नो अटेंशन इज नीडेड ड्यूरिंग
कुकिंग एज इन अदर डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें हमारा एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है कि इतने अमाउंट ऑफ फूड, अगर ये पर्टिकुलर फूड हमें इतने अमाउंट बनाना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा अगर इतना टेम्परेचर हमें मिल रहा है। सेकेंड इज नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी आर डिपेंडिंग अपॉन द entirely on solar radiation, solar energy, so there will be no fuel required. Third is negligible maintenance cost, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, और जब हम फ्यूल यूज नहीं कर रहे हैं तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, विटामिन ऑफ द फूड आर नॉट डिस्ट्रॉयड एंड फूड कुक इज न्यूट्रिशन एंड डिलीशियस विद नेचुरल टेस्ट। जो खाना हम उसमें पकाते हैं उसमें विटामिन का क्षय भी नहीं होता है, विटामिन समाप्त नहीं होती है, और न्यूट्रिशन भी सारे मेंटेन रहते हैं जो खाना पकता है, और डिलीशियस भी होते हैं, उनका टेस्ट भी नेचुरल टेस्ट रहता है। नेक्स्ट इज नो प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लोइंग ऑफ, तो इसमें ओवरफ्लोइंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ सोलर कुकर आर, जितनी भी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे हर एप्लीकेशन का कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो सोलर कुकर में जो लिमिटेशन है वो है वन हैज टू कुक अकॉर्डिंग टू द सनशाइन, द मेन्यू हैज टू प्री प्लान। अब जिस तरह की सनशाइन हमें पर्टिकुलर डे पर अवेलेबल है, जितना टेम्परेचर हम मैक्सिमम ले सकते हैं सोलर रेडिएशन से, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि क्या खाना बनाया जाए जो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बन जाए, और मेन्यू का हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं। ऑल ऑफ सडन हम मेन्यू डिसाइड नहीं कर सकते। वन कैन नॉट कुक एट शॉर्ट नोटिस एंड फूड कैन नॉट बी कुक नाइट और ड्यूरिंग क्लाउडी डेज। तो हम शॉर्ट नोटिस पे बहुत खाना नहीं बना सकते, हमें पहले से पता होना चाहिए कि ये खाना हमको बनाना है, और रात के वक्त सोलर कुकर का यूटिलाइज हम नहीं कर सकते, या जिन दिनों बरसात का मौसम रहता है, क्लाउडी डेज रहते हैं, उसमें भी हम खाना नहीं बना सकते। इट टेक्स कंपैरेटिवली मोर टाइम, इसमें समय जो है, जो हम घर में गैस चूल्हे पे खाना बनाते हैं उसकी तुलना में समय ज्यादा लगता है। चपातीज आर नॉट कुक बिकॉज हाई टेम्परेचर फॉर बेकिंग इज रिक्वायर्ड। चपाती बनाने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो चपाती हम सोलर कुकर में नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सोलर वाटर हीटर, ये भी हमने डिस्कस किया था, सोलर वाटर हीटर। तो दिस विल आल्सो वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एब्जॉर्बिंग प्लेट होती है, उसके नीचे हमारे पाइप्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स में वो लिक्विड होते हैं जिनको हमें गर्म करना होता है। तो जो एब्जॉर्बिंग ट्रे रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, उससे जो हीट उत्पन्न होती है, उससे जो टेम्परेचर बढ़ता है एब्जॉर्बिंग ट्रे का, वो हीट ट्रांसफर हो जाती है, उससे जो अटैच नीचे ट्यूब्स लगी रहती है उनमें जो वर्किंग उनमें जो फ्लूइड बह रहा होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेम टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर। ये एक बड़ा सा टैंक है, इसमें जो नीचे है इनलेट पाइप कोल्ड वाटर है। अब वो कोल्ड वाटर हमने फ्लैट प्लेट कलेक्टर लगा रखा है, तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर में एक पाइप इस इससे निकलेगा टैंक से, और वो जाएगा प्लेट प्लेट कलेक्टर में, और वो जब पानी जाएगा और जब फ्लैट प्लेट कलेक्टर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और उसकी एब्जॉर्बिंग ट्रे का टेम्परेचर बढ़ेगा रेडिएशन से, और उसके कांटेक्ट में जब ये पानी आएगा तो इस पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और फ्लैट प्लेट कलेक्टर से फिर हम एक आउटलेट पाइप निकालेंगे जो कि टैंक में ऊपर की तरफ देंगे, और वहां टैंक के ऊपर से हम क्या करते हैं, हॉट वाटर हम यूज करते हैं। तो हॉट वाटर और जो नीचे कोल्ड वाटर है उनके बीच में इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक होता है, उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है जिससे कि हमारा एनर्जी का लॉस ना हो, टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा सोलर वाटर हीटर का, ये भी हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर पे ही बेस्ड है। So it is a device to heat water using solar energy. Most of the systems available in India are designed to give water temperature from 60 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के जो सोलर वाटर हीटर बनाते हैं उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर हमें अपने देश में 60 से 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलता है। These are suitable for preheating feed water to boiler and processing industries and hot water application in hotels, bakeries, industry, etc.
तो इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट है इसको हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, बॉयलर्स में, हॉट वाटर एप्लीकेशन जो होटल्स में हम यूज करते हैं, बेकरीज में है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक, तो ए सोलर वाटर हीटर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो मैं कंपोनेंट्स आपको पहले ही बता चुका हूँ। ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड कन्वर्ट इट इनटू थर्मल एनर्जी। सेकंड वन इज स्टोरेज टैंक टू होल्ड वाटर फॉर यूज and cold water feeding the flat plate collector. Third is connecting pipes inlet and outlet for feeding cold water from the storage tank and taking hot water to storage tank or point of view. तो ये हमने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था। सेम चीज इज रिटन ओवर हेयर कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। ठीक, तो ये दिया हुआ है। The two main components of the storage tank, the tank being located above the level of the collector, as water in the collector is heated by solar energy, it flows automatically to the top of the water tank and its place is taken by colder water from top of the tank. Whenever this is done, cold water automatically enters at the bottom. तो जो bottom में हम cold water लेते रहते हैं और वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर में जब एब्जॉर्प्शन प्लेट के टच में आता है तो गर्म हो जाता है और गर्म पानी टैंक के ऊपरी साइड पे जाता रहता है। तो नीचे ठंडा पानी रहता है टैंक में और ऊपर जो है गर्म पानी मिलता है, जो कि हम एक आउटलेट पाइप लगा करके उसको यूटिलाइज करते हैं। नाउ द मेरिट्स ऑफ solar water heater. Typically, such systems have capacities ranging from 100 to 200 liters and adequately supply the needs of a family of 4 or 5 persons. The temperature of the hot water delivered ranges from 50 to 70 degrees Celsius. Solar water heater is a good example to illustrate one of the assets of the direct use of solar. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट में और जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर हीटिंग द वाटर थ्रू सोलर एनर्जी। तो ये क्या होता है, 4-5 लोगों का अगर कोई परिवार है तो उसके लिए ये 100 से 200 लीटर के करीब के सप्लाई का हम वाटर हीटर लगा सकते हैं, जिसमें कि हमें 50 से 70 डिग्री टेम्परेचर के आसपास टेम्परेचर मिलता है। ठीक, अब एक एप्लीकेशन और है इसकी, दैट इज नोन एज सोलर डिस्टिलेशन। ठीक, तो सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस हमने आपको बताया था कि जो खारा पानी है, ठीक है, उससे हम कैसे पानी को पीने लायक या इरिगेशन लायक बनाते हैं। उससे जो इम्प्योरिटी है उसको अलग करके वो पानी हम इंसानों के पीने योग्य या कृषि योग्य इरिगेशन लायक या पीने लायक बनाते हैं। ठीक, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पानी पीने के लिए साफ पानी उपयुक्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम क्लियर करेंगे। फ्रेश वाटर इज necessity for the sustenance of life and also the key to man's prosperity. It is generally observed that arid, semi-arid and coastal areas which are thinly populated and skirted, one or two family members are always busy in bringing fresh water from a long distance. तो जो समुद्र कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुद्री एरियाज होते हैं, ठीक है, जहां पर पीने का शुद्ध पानी अवेलेबल नहीं होता है, यहाँ पे होता क्या है, पॉपुलेशन भी काफी कम होती है और लोगों को काफी दूर दूर तक पीने का पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे जगहों पर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके हम डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, दैट इज सोलर डेस्टिनेशन। तो सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करके हम इम्प्योरिटीज हटाते हैं और पानी जो हमें शुद्ध मिलता है वो पीने योग्य होता है या
उससे हम इरिगेशन में भी यूज कर सकते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है सोलर डिस्टिलेशन का। ठीक, तो जो खारा पानी है, जो इम्प्योर वाटर है, वो ऐसे इस शेप की बॉक्स के अंदर हम रखते हैं पानी, इम्प्योर वाटर। ये हट नुमा, हट के शेप में बना हुआ है ना, नीचे क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, और पानी के नीचे क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। और ये जो हट है, इसकी जो छत है, वो क्या है, फाइबर या ट्रांसपेरेंट फाइबर या शीशा लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट कवर है। ठीक, अब जब इसमें पानी भरा होता है और सूरज की तेज किरणें इस पर पड़ती हैं, जब सोलर रेडिएशन होता है, तो जो पानी है ये वेपराइज होकर के छोटे छोटे वेपर जो है बन करके पानी वेपराइज होकर के छत से छत की तरफ उठता हुआ जाता है और छत से चिपक जाता है। अब छत का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, वो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि इस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप इसमें डायग्राम में देखते हैं कंडेंस्ड वाटर ड्रॉप, तो जो भाप है जो वेपराइज होकर के ऊपर गया है, वो क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि छत का टेम्परेचर काफी कम होगा। ठीक है, मैक्सिमम रेडिएशन क्या होता है, छत से पास थ्रू होकर के जो हमारा प्योर वाटर है, प्योर वाटर के नीचे एब्जॉर्बर ब्लैक एंड सरफेस होता है। ठीक, तो जो ब्लैक एंड सरफेस है, पानी जो हमारा पानी के नीचे बेस है, वो ब्लैक एंड सरफेस का बेस है। ब्लैक एंड सरफेस क्या करता है, मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके टेम्परेचर से उसके ऊपर जो पूरा पानी भरा हुआ है वो गर्म होता है। जब वो पानी गर्म होगा, वेपराइजेशन होकर के पानी छत की ओर जाएगा, और छत का टेम्परेचर भी कम रहेगा, तो वो क्या होगा, कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको साइड से एक पाइप लगा करके या और हम उस पानी को बाहर निकाल लेते हैं, फ्लो आउट कर लेते हैं। उसके बाद वो पानी को हम पीने के लिए या सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, it consists of a blackened basin containing saline water at a shallow depth, over which is a transparent airtight cover that encloses completely the space above the basin. It has a roof-like shape. ठीक है, ये छत की तरह एक शेप होता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट कवर होगा, और पानी के नीचे जो हमारा बेस होगा वो ब्लैक एंड सरफेस होगा। The cover, which is usually glass, may be of plastic, is sloped towards a collection through solar radiation, passes through the cover and is absorbed and converted into heat in the black surface. जो बेस हमारा ब्लैक एंड सरफेस का है वो गर्म हो जाएगा। अब जो इम्प्योर वाटर है, जो सलाइन वाटर है, इम्प्योर वाटर इन द बेसिन और ट्रे is heated and the vapor produced is condensed to purified water on the cooler interior of the roof. तो रूफ के जो अंदर वाला हिस्सा है, जो छत बनी हुई है, उसका जो अंदर वाला हिस्सा है, वहां पे जब वेपराइज होकर के ये इम्प्योर वाटर जाएगा, तो इसमें से जब वेपराइजेशन होगा, फिर थोड़ी देर बाद वो ठंडा होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द ट्रांसपेरेंट रूफ मटेरियल ट्रांसमिट नियरली ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल। तो जो छत होता है, ये जो सोलर रेडिएशन होता है, तो बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। मैक्सिमम रेडिएशन इससे पास थ्रू होकर के पानी के नीचे जो ब्लैक एंड सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द कंडेंस्ड वाटर फ्लोज डाउन द स्लोपिंग रूफ एंड इज कलेक्टेड इन थ्रू एट द बॉटम। तो ये जो रूफ है ये स्लोप डाउन ऐसे बना रहता है, स्लोप बना रहता है, इससे बूंदे धीरे धीरे नीचे की ओर आती हैं और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है सोलर डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें जो सलाइन वाटर होता है, सलाइन वाटर में से हम शुद्ध पीने का पानी जो है निकालते हैं। Now the next application is solar pumping। ठीक है, गांव वगैरह में जैसे कि हम खेती सिंचाई के लिए जो है पंपिंग सेट यूज करते हैं, जनरली डीजल का यूज करते हैं। तो डीजल बहुत हमें कॉस्टली पड़ता है आज की डेट में, जैसा सबको पता है पेट्रोल डीजल का कॉस्ट काफी बढ़ गया है। तो
solar pumping will be very much helpful for the farmers for irrigation purpose. Instead of using diesel engine, they can use solar pumping. So solar pumping consists in utilizing the power generated by solar energy for water pumping, useful for irrigation. The major obstacles to increase use of solar irrigation system at this time is their relatively high capital cost. The basic system consists of the following components. इसके major components हैं वो है first one is solar collector, second is the heat transport system, third is boiler or heat exchanger, fourth one is heat engine, fifth one is condenser and sixth one is pump. तो ये जो 6 parts हैं, ये 6 components हैं, these are the major components of solar pumping. ये diagram दिया हुआ है solar water pumping का, ठीक। तो ये कैसे काम करता है? The sources of heat is the solar collector, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेडिएशन एब्सॉर्ब करने के लिए सोलर कलेक्टर के बहुत सारे सोलर कलेक्टर एरे लगे रहेंगे, जिनको हम सोलर कलेक्टर एरे भी कह सकते हैं। तो the sources of heat is the solar collector and sink is the water to be pumped. A typical solar powered water pumping system, now you can see in this diagram, the primary component of the system are an array of flat plate collector, an Rankine engine with an organic fluid as the working substance. Rankine engine क्या हमने आपको बताया था, जब हम कैसे स्टीम का प्रोडक्शन करके हम टरबाइन से हमें वर्क मिलता है, टरबाइन से फिर हम उसे पंपिंग करना चाहें या हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहें, जो भी हमें काम करना है, हमें उसे पंप कनेक्ट करना है, जनरेटर कनेक्ट करना है और स्टीम प्रोड्यूस करके, और फिर वो जो स्टीम एग्जॉस्ट होगी वो हमें वापस कंडेंस करके ठंडा करके फिर से हमें यूटिलाइज करना है। तो ये जो पूरी साइकिल है इसको रैंकिन साइकिल कहते हैं। हमने वेपर प्लांट में हमने पढ़ा था कि हम जो वेपर का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो पार्ट था हमारा, जिसमें इवेपोरेटर होता है, हमारा टरबाइन होता है, हीट एक्सचेंजर होता है, कंडेंसर होता है, पंप होता है, ये सारा मिला करके हमारा क्या होता था, एक रैंकिन साइकिल होती थी। इसके बीच में जो साइकिल होती थी वो रैंकिन साइकिल बोलते थे। तो प्राइमरी कंपोनेंट्स of the system are an array of flat plate collectors and an Rankine engine with an organic fluid as the working system. अब इसमें क्या करेंगे, हम एक ऑर्गेनिक फ्लूइड एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज करेंगे। और फ्लूइड इसमें कौन सा यूज होगा? The fluid will be heated in the collector to a higher temperature. The solar energy which is thus converted to the thermal energy. तो आपको फ्लूइड क्या होगा, सोलर कलेक्टर के जैसे कांटेक्ट में आएगा। तो सोलर कलेक्टर के रेडिएशन उसने अब्सॉर्ब किया, उससे जब वर्किंग फ्लूइड हमारा इसके टच में आएगा तो वो गर्म हो जाएगा। सॉरी, पानी जो है क्या होगा, गर्म हो जाएगा। हमारा जो पानी है सोलर कलेक्टर एरे के थ्रू गर्म हो जाएगा। अब वो गर्म पानी हम हीट एक्सचेंजर में भेजेंगे, जहां पे कि वो ऑर्गेनिक फ्लूइड के टेम्परेचर से गर्म होगा, ठीक। द फ्लूइड वाटर फ्लोज इनटू हीट एक्सचेंजर, जहां पे एक्सचेंजर क्या हमारा बॉयलर है, बॉयलर में ये जो गर्म पानी है ये हमारे वर्किंग फ्लूइड को टेम्परेचर देगा, जिससे कि वर्किंग फ्लूइड हमारा वेपराइज हो जाएगा। This water yields its heat to an intermediate fluid in the boiler. This fluid evaporates and expands in the engine before reaching the condenser, where it condenses at low pressure. The condenser is called by the water to be pumped. The fluid is then re-injected in the boiler to the cycle. क्या करेंगे, पानी है, पानी जो हम पहले लेंगे, तो पानी क्या है, सोलर कलेक्टर एरे, बहुत सारे सोलर कलेक्टर होंगे, उनमें जब पाइप पानी जाएगा सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू, तो
पानी क्या होगा, सोलर कलेक्टर जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उसके टच में आते ही ये पानी गर्म हो जाएगा। फिर ये गर्म पानी बॉयलर में भेजेंगे। बॉयलर में इस गर्म पानी की हीट से, इस गर्म पानी की जो टेम्परेचर है उससे क्या करेंगे, जो वर्किंग फ्लूइड, जो ऑर्गेनिक फ्लूइड हम रैंकिन साइकिल में हमें यूज करना है वो उसको देंगे, जिससे वो क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा। फिर वो वेपोराइज ऑर्गेनिक फ्लूइड हमारा जो है हीट इंजन में जाएगा। हीट इंजन से हमारा पंप कनेक्टेड रहेगा, ठीक। और हीट इंजन एग्जॉस्ट होके हमारे, हीट इंजन से स्टीम एग्जॉस्ट होके हमारे कंडेंसर में आएगी, जहाँ कंडेंस होके ये ठंडा होके लिक्विफाइड हो जाएगा। जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको फिर फीड पंप के थ्रू हम वापस बॉयलर में भेज देंगे, जहां ये गर्म पानी से फिर से वेपोराइज हो जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। और कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर ग्राउंड वाटर जो पंप है कंडेंसर के थ्रू ग्राउंड वाटर को पंप करेगा, ठीक। क्योंकि हीट इंजन जब रोटेट होगा तो उससे हमारा पंप जुड़ा हुआ है, पंप जैसे जनरेटर वहां रोटेट होता था, यहाँ पंप रोटेट होगा और कंडेंसर के थ्रू पानी बाहर खींचेगा। The source of heat is the solar collector and sink is the water pump, ठीक। द प्राइमरी, ये सेम चीज रिपीट कर रहा है यहाँ पे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था सोलर वाटर पंपिंग का, ठीक। एक एप्लीकेशन जो हमने आप लोग को नहीं बताई थी वो थोड़ा अपने से देख लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा नोट्स में। इसमें सोलर लार्टेन है, तो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल का यूज करके सोलर लार्टेन आज की डेट में यूज होता है। सोलर photovoltaic powered lights called lantern, ठीक। A typical solar lantern consists of a small photovoltaic module, a lighting device, a high frequency investor, battery charge controller and appropriate housing। तो ये सोलर लार्टेन भी हम फोटोवोल्टिक सेल जैसे पीवी सेल यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो पीवी सेल का यूज करके हम सोलर लार्टेन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं भेज दूंगा, ये पढ़ लेगा। स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, जो स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है यहाँ भी हम सोलर एनर्जी की एप्लीकेशन का यूटिलाइज करते हैं। सोलर लाइटिंग सिस्टम में क्या होता है, टू फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स हैं, माउंटिंग फ्रेम्स, 4 मिलीमीटर लॉन्ग पोल, बैटरी बॉक्स, ट्यूबलर टाइप, लेड एसिड बैटरी, चार्ज कंट्रोलर, इन्वेस्टर एंड डे लाइट सेंसेस, ये सारे इसके पार्ट हैं, ठीक है। तो इट वर्क्स फॉर वन फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट ऑफ 20 वॉट फॉर होल नाइट। ये इतना चार्ज कर देता है कि वन फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट ऑफ 20 वॉट फॉर होल नाइट, एक 20 वॉट का बल्ब जो है पूरी रात जो है जल सकता है। इतना ये फोटोवोल्टेइक सेल एप्लीकेशन को यूटिलाइज करके सोलर एनर्जी के थ्रू हम स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सोलर स्ट्रीट लाइट के एडवांटेज दिए हुए हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूटिलिटी ग्रिड, हेंस द ऑपरेशन कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड। दूसरा, सोलर स्ट्रीट लाइट्स रिक्वायर much less maintenance compared to conventional street light, and since external wires are eliminated, risk of, तो जब सोलर एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे तो हम जो नॉर्मल हम जो स्ट्रीट लाइट यूज करते हैं उसमें क्या होता है, हमें बिजली कनेक्शन ग्रिड के थ्रू देते हैं, जो तार दूर से आता रहता है, तो इस तरह का रिस्क फैक्टर भी इसमें खत्म हो जाएगा। Electricity produced from solar panel is non-pollutive. Next, separate parts of solar panel system can easily be transported. Energy cost can be saved. और disadvantage इसका क्या है? Disadvantages है, initial investment is higher compared to conventional street light. तो इसका जो initial investment है solar street light का वो ज़्यादा है. Second, risk of theft is higher as equipment costs are comparatively higher. And next is snow or dust